हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। ठीक है, हार्ड वर्क को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता, हार्डवर्क का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं होता। ठीक है, स्मार्ट वर्क भी अगर आप कहते हैं कि आज की डेट में लोग स्मार्ट वर्क की बात करते हैं, तो स्मार्ट वर्क करने के लिए भी आपको हार्ड वर्क आना चाहिए। वो स्मार्ट वर्क को आपकी प्रैक्टिस का, आपके डेली हैबिट का हिस्सा बनाने के लिए भी पहले आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, वरना आपको क्या पता है कि स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे। ठीक है, तो हार्ड वर्क का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता। इनफैक्ट कई बार ऐसा देखा गया कि बॉर्न जो जीनियस जिनको कहा जाता है ना कि जन्म से पैदाइशी वो इतना जीनियस था, वो लोग भी अगर हार्डवर्क नहीं करेंगे तो वो लोग भी उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, नहीं पहुंच पाते जहां पर एक हार्डवर्क करने वाला व्यक्ति पहुंच सकता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना हमेशा और अपनी पढ़ाई को सिंसियरली करते रहना। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखो क्या हुआ है कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने राज्यसभा में रिसेंटली एक ड्राफ्ट दायर किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि एनपीएस में जो कॉर्पस एक्यूमुलेट यानी कि जो कोष इकट्ठा हुआ है, उसको स्टेट्स को वापस करने का कोई भी कानूनी प्रावधान नहीं है कि उनको स्टेट्स को दिया जाए। ठीक है, और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो ओल्ड पेंशन स्कीम, एनपीएस मतलब नेशनल पेंशन स्कीम, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको हटा के एनपीएस लाया गया था। ठीक है, तो वो नेशनल ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लेकर आना चाहते हैं। उनके नजरिए में नेशनल पेंशन स्कीम इज नॉट गुड इनफ, वो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आना चाहते हैं। अब ओल्ड पेंशन स्कीम और इसमें डिफरेंस क्या है? देखो कि इसमें डिफरेंस ये है, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो है पूरी की पूरी तरीके से आपकी रिटर्न बेसिस, मतलब उसमें आपका प्रॉफिट कितना होता है जिसको बोला जाए, ठीक है, उसके ऊपर बेस्ड है। लेकिन जो न्यू नेशनल पेंशन स्कीम है वो पूरी की पूरी है मार्केट लिंक्ड। ठीक है, और उसमें आपका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो बेनिफिट है, जो आपका बेनिफिट कितना मिलेगा उसके ऊपर डिपेंड करती है। यानी कि कुछ परसेंट बेनिफिट आपको दे रखा है कि आपको ये हर साल दर साल मिलेगा। लेकिन जो एनपीएस है इसमें क्या है कि मार्केट रिस्क के अकॉर्डिंग, क्योंकि पैसा म्यूचुअल फंड्स वगैरह में लगता होएगा, तो मार्केट लिंक्ड है, तो मार्केट के जो भी ऊपर नीचे होएगा उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन करेगी या उसके अकॉर्डिंग आपका कंट्रीब्यूशन जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो इन्हीं चीजों के ऊपर जो सर अब उन्होंने सजेस्ट करा कि बेहतर होगा कि हम दोनों स्कीम्स का मिला जुला एक कॉम्बिनेशन की, अगर कुछ ओल्ड ओपीएस में अगर कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं उनको लिया जाए, कुछ एनपीएस में अच्छे पॉइंट्स हैं उनको लिया जाए, और इन दोनों का कंबाइन करके जो लोग हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, आम जनता जो जिनका इनमें पैसा होता है, उनको इसका बेनिफिट दिया जाए। ठीक है, ये उनका कहना है। ओके, और इन्होंने काफी इसके बारे में बताया कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसके ऊपर स्टेट्स को क्यों वापस नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? कि क्योंकि जो आरबीआई गवर्नर है पहले वाले, उनने बोला कि ये जो आइडिया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लिया जाए, ये बड़ा ही रिग्रेसिव है, यानी कि तरक्की से पीछे हटने वाला है। यानी कि इनके मुताबिक जो एनपीएस है वो तरक्की करने का एक जरिया है। ठीक है, ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस जो है वो रिग्रेसिव है, पुराने तरीके हो चुके हैं जिन्हें हमें छोड़ने की जरूरत है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा, इन्होंने ये भी बताया कि जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका जैसे जो स्टेट्स हैं, यहाँ के जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, वो डिमांड कर रहे हैं कि ओपीएस को वापस लेकर आया जाए। ठीक है, क्योंकि देखो आम जनता है, हम लोग को इतना नहीं जानकारी होती, अगर हमें कोई समझाएगा नहीं, बताएगा नहीं, तो हमें नहीं पता कि म्यूचुअल फंड्स में लगाने से हमारा क्या बेनिफिट होएगा। आप हजार दिन में 100 एडवर्टीजमेंट्स आप टेलीविजन पे, न्यूज चैनल्स पे, जगह जगह पे डालते रहिए, एफएम रेडियो पे, कि म्यूचुअल फंड्स आपके लिए अच्छे हैं, अच्छे हैं, लेकिन कैसे अच्छे हैं वो कौन बताएगा?
क्या फायदा हो सकता है, क्योंकि हमारे दिमाग में रहता है कि शेयर मार्केट से लिंक्ड है तो नुकसान भी तो हो सकता है। ठीक है, तो वो चीजें यहाँ पे सबके दिमाग में, तो वो लोग चाहते हैं कि ओपीएस भाई हमें एक फिक्स परसेंटेज हमारा मिलता रहे। ठीक है, हम वही चाहते हैं। देखो भाई, सीधी सी बात है, हर इंसान जो है अमीर, ऐसे अमीर नहीं होना चाहता कि बड़ा निश्चित, वो इतना अमीर होना चाहता है कि उसकी जो बेसिक जरूरतें हैं या उसकी कोई भी ख्वाहिश है वो उनको पूरा कर सके। ठीक है, वो उसको खरीद सके, वो चाहता है कि मैं आईफोन खरीदूं तो मैं आईफोन खरीद सकूं। ठीक है, चाहे वो इंस्टॉलमेंट्स में, 3 इंस्टॉलमेंट्स में खरीदे, 4 इंस्टॉलमेंट, उसको ये मतलब नहीं है कि मेरा बैलेंस इतना होना चाहिए या मैं इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दूं या मैं इतना अमीर हो जाऊं। वैसे अमीर को बहुत रेयर केस होते हैं जो बनना चाहते हैं, अदरवाइज हर इंसान यही चाहता है नॉर्मल लाइफ चलती रहे, कुछ भी जरूरत की चीज है उसको लेने में परेशानी ना हो। ठीक है, तो ओपीएस का उनका यही फंडा है कि भाई हमें फिक्स कुछ डिपॉजिट मिलता रहे। ठीक है, तब ताकि हमारा जो रिटायरमेंट प्लान है वो आसानी से एकदम सेफ एनवायरनमेंट में रहे हम लोग। ठीक है, हमें चिंता ना करनी पड़े कि ओहो मार्केट अप हो गया, मार्केट डाउन हो गया, वो चीजें हमारे दिमाग में उठल पठल ना करें जब हम रिटायर हो जाएं। ठीक है, यानी कि क्वालिटी रिटायर्ड लाइफ उनको चाहिए। इसके बाद में उन्होंने जो है आंध्र प्रदेश के प्रपोजल का भी जिक्र करा, जिसमें कि कहा गया था कि होल्डिंग ऑन टू कॉन्ट्रीब्यूटरी कैरेक्टर्स ऑफ एनपीएस द प्रपोजल गारंटीज 33% ऑफ बेसिक पे। कि एनपीएस का जो कैरेक्टर है वो कंट्रीब्यूशन का है, कि आपका इसमें इतनी हिस्सेदारी होगी। ठीक है, यानी कि आपका जो पैसा है आप एनपीएस में डाल रहे हैं उसका कितना परसेंटेज जो है हम शेयर मार्केट में लगाने वाले हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स में लगाने वाले हैं, कुछ भी लगा इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो उनने बोला है कि आपका पैसा चाहे डूबे, कि आंध्र प्रदेश ने प्रपोज करा कि आपका पैसा चाहे डूबे चाहे फायदा, अगर फायदा हुआ तो चलो ठीक है आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, लेकिन अगर डूब गया तो भी आपको बेसिक पे का 33% तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये उन्होंने अश्योरेंस वाला प्रपोजल डाला, जो कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज वेरी गुड। ठीक है, कि काफी अच्छा है, क्योंकि जो लोग अपना पैसा अपने बुढ़ापे के लिए, ओल्ड एज के लिए सेव कर रहे हैं, उनके पास एक श्योरिटी है कि यार कम से कम 33% हमें बेसिक पे का तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, बाकी चलो अगर मान लो कल को मार्केट हालात नहीं भी अच्छे होते तो हमें ये चिंता नहीं है, हमें इतना तो मिलेगा ही ना कम से कम। ठीक है, तो ये उन्होंने बड़ा अच्छा एक बताया कि काफी अच्छा है। और उन्होंने ये कहा कि ये सब चीजें ठीक है, लेकिन एम्प्लॉयज को भी चाहिए कि वो बातचीत का जरिया अपनाए, बजाय इसके कि अपनी रूढ़िवादी जो सोच है उसको हटाने के, कि अभी तक तो सरकारी कर्मचारी ऐसे ही चलते हैं। अब आप अपने दादाजी से अगर बात करेंगे, अगर हैं कोई भी, तो अगर वो सरकारी कर्मचारी रहे होंगे तो अगर उनको आप बताएंगे म्यूचुअल फंड्स में लगाओ, शेयर मार्केट में लगाते हैं पैसा, ऐसा करते हैं वैसे करते हैं, बोलेंगे बेकार है, आरडी खोल लो, एफडी खोल लो। यही बेसिक तरीके उनके पास, वो क्योंकि वो सदियों से यही करते हैं, उनको इससे अलावा दूसरा कोई तरीका पता नहीं है। तो उन्होंने ये बोला कि एम्प्लॉयज को थोड़ा ओपन अप होना चाहिए और विलिंगनेस रखनी चाहिए इस मसले को रिजॉल्व करने के लिए। सरकार अपना पॉइंट रखे, वो लोग अपना रखें, ये नहीं कि अड़ जाए कि नहीं जी हमें तो पुराना ही चाहिए, वही हमारे लिए बेनिफिट है, हमें वही चाहिए। भाई जब आगे ग्रो कर रहे हैं तो चीजें नई भी सीखनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन है Which of the following statements is correct with respect to passage? कौन सी statements correct है? First देखते हैं, the Andhra Pradesh proposal retains the contributory characteristics of the NPS while guaranteeing 33% ऑफ द बेसिक पे। कि उन्होंने जो एनपीएस का कॉन्ट्रीब्यूटरी कैरेक्टर है उसको बरकरार रखते हुए ये कहा कि 33% बेसिक पे का हम गारंटी देते हैं कि अगर कुछ भी नुकसान होता है तो इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये तो कहा हमने पढ़ा अभी। ठीक है, द सेंटर इज कंसिडरिंग प्रपोजल टू रिस्टोर ओल्ड पेंशन स्कीम, की सेंटर जो है वो इस तरफ ध्यान दे रहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लेकर आया जाए, जबकि बिल्कुल गलत है, ओल्ड पेंशन स्कीम के बिल्कुल हक में नहीं है। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। The NPS is a market linked and defined contribution product while the OPS is a defined benefit pension scheme। ठीक है, दोनों चीजें सही है। एनपीएस मार्केट लिंक्ड है और उसमें हमारी हिस्सेदारी, भागीदारी डिफाइंड है, लेकिन ओपीएस जो है उसमें हमारा बेनिफिट डिफाइंड है। ठीक है, कि हम जो भी जमा करा रहे हैं अपने पेंशन स्कीम में उसका इतना परसेंट हर साल या हर महीने मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है,
तो वो हमारा बेनिफिट बेस्ड है, जबकि एनपीएस जो है हमारा कंट्रीब्यूशन बेस्ड है कि आपकी जो भी आप पैसे जमा करा रहे हो उसमें से इतना परसेंट हम मार्केट में लगाएंगे ही लगाएंगे। ठीक है, ये चीज है, क्लियर है। The Union Finance Ministry supports the return to old pension scheme की यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लाने के लिए हामी भर रही है, उसको सपोर्ट कर रही है। बिल्कुल गलत है, वो भी ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उनने भी ऐसा कोई प्रावधान की बात नहीं करी है। सो ओनली 1 and 3 आर करेक्ट, which means option A is correct. What tone does the passage take towards the possibility of returning to the old pension scheme? कि ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ वापस जाने के लिए उन्होंने क्या बोला, क्या उनका रवैया रहा? तो उनका रवैया बड़ा क्रिटिकल रहा इस बारे में। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे तौर पे देखो, जहां पे उन्होंने ये कहा कि जो एनुअल सेविंग इन फिस्कल रिसोर्सेज वुड बी शॉर्ट लिव्ड एंड कॉलिंग द आइडिया रिग्रेसिव। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये थोड़ी बड़ा दूरगामी विचार नहीं है, ये अभी बस हम निकटतम भविष्य में देख रहे हैं, बाद में इसके परिणाम अच्छे नहीं भी हो सकते। ठीक है, और ये बड़ा ही रिग्रेसिव आइडिया है, क्योंकि ये आगे बढ़ने का तरीका नहीं है। ठीक है, एफडी में डाल दिया, आरडी में डाल दिया पैसा, वो आगे बढ़ने का कोई तरीका नहीं, उससे आपको वही रिटर्न्स मिलेंगे। जबकि म्यूचुअल फंड्स में आप जो बैंक आपको ब्याज देता है उससे डबल ट्रिपल भी आप अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो काफी क्रिटिकल रहा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। According to the passage, what is the possible solution to the pension issue that the center should consider? कि पैसेज के अकॉर्डिंग पॉसिबल सोल्यूशन क्या निकाला जाना चाहिए पेंशन के मसले के लिए? तो पेंशन के सॉरी, यही उनका कहना है कि ऐसे हम स्कीम बनाए जिसमें पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम्स के फीचर्स को मिला दिया जाए। ठीक है, कंबाइन कर दिया जाए। क्या हर्ज है उसमें? अगर वो हमें बेनिफिट बेस्ड पेंशन प्लान की तरह ओल्ड पेंशन स्कीम चल रही थी, तो अब हम न्यू एक स्कीम बनाए जिसमें एनपीएस का कंट्रीब्यूशन भी रहे और ओल्ड पेंशन स्कीम का बेनिफिट भी रहे। यानी कि हमारा जो हम डिपॉजिट कर रहे हैं उसका अगर 20% आप मार्केट में लगा रहे हैं, तो हमारे पास भी इंश्योरेंस रहे कि 33% हमें उसका मिलेगा ही मिलेगा। जो हम जमा कर रहे हैं बेसिक पे का, या जो हम जमा कर रहे हैं उसका 33% मिलेगा ही मिलेगा। तो इंसान थोड़ा निश्चिंत हो जाएगा, है ना, उनका रिटायरमेंट थोड़ा इजी हो जाएगा। रिस्टोरिंग द ओल्ड पेंशन स्कीम, कि ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लेकर आया जाए, बिल्कुल गलत है। Formulating a scheme that combines features of old and the new pension system, बिल्कुल सही, कि एक ऐसी स्कीम बनाई जाए जिसमें ओल्ड पेंशन स्कीम के फीचर्स और न्यू पेंशन स्कीम के फीचर्स कंबाइन कर दिए जाए, बिल्कुल सही है। Ignoring the concerns of government employees and retaining the current pension system, कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की चिंता है उसको इग्नोर करो, थोड़े दिन हो हल्ला करेंगे और फिर शांत हो जाएंगे। ठीक है, तो इग्नोर करो, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, और हम तो भाई अपने मर्जी के अकॉर्डिंग नेशनल पेंशन सिस्टम ही चलाए रखेंगे। तो ऐसा तो नहीं है उनका बिल्कुल भी इरादा, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि सब जो है सुनिश्चित होके करें कि हाँ जी हम ठीक है, हम आपके सहयोग करते हैं, हम आपका। देखो, कोई भी गवर्नमेंट है वो हर तबके के साथ में अनबन करके नहीं चल सकती। ठीक है, अगर हमारी गवर्नमेंट ने किसान के लिए बिल लाया, नहीं किसानों को पसंद आया, अपोज करा, तो उन्हें वापस लेने के लिए भी हामी भरी ना, कि हाँ ठीक है हम इस पर चेंजेस करने के लिए देखेंगे, कुछ और कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो बातचीत से ही जरिया बनता है, अड़ियल होने से गवर्नमेंट्स नहीं चल सकती, देश नहीं चल सकता। तो यहाँ पे उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि हम उनको इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। एलिमिनेटिंग पेंशन ऑल टुगेदर, कि पेंशन ही खत्म कर दो। अब आप मेरे को बताओ कि गवर्नमेंट जॉब, आप सब गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं जॉब्स की, आप बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज गवर्नमेंट जॉब्स क्यों करना चाहते हैं? पहले होता था, सबसे फर्स्ट चीज होती थी पेंशन, प्राइवेट सेक्टर में आपको पेंशन नहीं मिलती। सेकेंड चीज होती थी जॉब सिक्योरिटी। ठीक है, थर्ड चीज होती थी लो प्रेशर, कम प्रेशर, है ना, लेस प्रेशर। तो अगर ये चीज रहेगी नहीं, पेंशन ही नहीं है,
तो सिर्फ जॉब सिक्योरिटी और लेस प्रेशर रह जाएगा, वो भी गारंटी नहीं है कि लेस प्रेशर रहेगा नहीं रहेगा, जॉब सिक्योरिटी रहे नहीं रहेगी, क्योंकि अगर पेंशन हटा दे तो बाकी दोनों चीजें भी हट सकती हैं। तो अगर आपको बेनिफिट्स ही नहीं मिलेंगे तो आप इतना जो 2-2 3-3 साल, कई लोग 5-5 साल से लगे हुए हैं कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए गवर्नमेंट जॉब चाहिए, क्यों करेंगे इतना? इससे बेहतर है ना माँ बाप का पैसा, डिग्री कोई भी करी तो माँ बाप का पैसा क्यों वेस्ट करना गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में? बढ़िया है प्राइवेट सेक्टर में, बल्कि उन 3-4 सालों में तो कितनी ग्रोथ भी कर जाएंगे, जीरो से भी स्टार्ट करेंगे, 5-10 हजार से भी स्टार्ट करेंगे तो 5-10 सालों में तो कितनी ग्रोथ कर जाएंगे, है ना? तो अगर पेंशन ही हटा देंगे तो ये तो उनका मंशा नहीं है, इस पैसेज के अकॉर्डिंग ये मंशा नहीं है कि पेंशन हटाने का, ठीक है, नहीं है। सो ओनली ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज टू कंबाइन द स्कीम ओल्ड एंड न्यू पेंशन स्कीम। ओके, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ पैसेज? मुख्य थीम क्या है पैसेज की? अब देखो भाई, मुख्य थीम यही है कि नेशनल पेंशन स्कीम के आगे क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, ओल्ड पेंशन स्कीम के क्या फायदे थे, उसको लोग क्यों लेना चाह रहे हैं, ठीक है, यही है कि दोनों के बीच में क्या समानता है क्या असमानता है, क्या उसमें चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं, ठीक है। देखते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज रोल इन पेंशन स्कीम, की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या रोल है पेंशन स्कीम में, ठीक है। इसके बारे में सिर्फ एक लाइन जिक्र करिए जहां पे आरबीआई गवर्नर और रिजर्व बैंक की बात हुई है, बाकी इसका कोई ज्यादा खासा जिक्र हुआ नहीं है पैसेज में। द स्ट्रगल ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टू रिसीव बेटर हेल्थ फैसिलिटीज, हेल्थ का भी यहाँ पे जिक्र नहीं हुआ है, पेंशन फैसिलिटीज की जरूर बात करी गई है, रिटायरमेंट प्लान की जरूर बात करी गई है, तो ये भी गलत है। The challenges and concerns related to national pension system and old pension system, ठीक है, बिल्कुल, कि जो भी उनके ऊपर challenges और concerns उनसे जुड़े हुए थे वो हमने पढ़े इसमें। The impact of fiscal resources on pension scheme, fiscal resources क्या होते हैं, जब जहां से हमें पैसा आ रहा है, ठीक है। अब गवर्नमेंट जो भी कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, उनके भी शेयर मार्केट में लिस्ट होते हैं शेयर्स, और वो भी इन्वेस्ट करती हैं वहां पे, तो वो एक रिसोर्स हो गया, दूसरा रिसोर्स हो गया टैक्स, तो उन इन सब रिसोर्सेस का क्या इफेक्ट पड़ता है पेंशन स्कीम्स के ऊपर, तो ये भी कोई ज्यादा इसके बारे में भी चर्चा नहीं हुई है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, कि क्या चैलेंजेस और कंसर्न्स हैं। What is the legal position of Union Finance Ministry regarding the refund and deposit of the accumulated corpus of members of National Pension System to states? देखो इसमें उन्होंने लीगली यही कहा कि हमारे पास लीगली कानूनी तौर पे ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत जो इकट्ठा फंड हुआ है, ठीक है, वो स्टेट्स को वापस किया जाए, ऐसा कोई भी कानूनी प्रावधान नहीं है, यही उन्होंने कहा है, ठीक है। अब देखते हैं द मिनिस्ट्री सपोर्ट्स रिफंडिंग एंड डिपॉजिटिंग द कॉर्पस बैक टू स्टेट्स, कि मिनिस्ट्री सपोर्ट कर रही है, कि वो चाहती है कि अगर पैसा इकट्ठा हुआ है तो वो स्टेट्स को वापस किया जाए, तो ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा। द मिनिस्ट्री इज कंसिडरिंग चेंजेस टू अलाउ रिफंडिंग एंड डिपॉजिटिंग द कॉर्पस बैक टू स्टेट, कि मिनिस्ट्री चाहती है कि देखो अभी तो प्रावधान नहीं है लेकिन हम इसमें चेंजेस ले आएंगे ताकि ये प्रावधान बन जाए कि अगर पैसा ज्यादा इकट्ठा हो गया तो वापस स्टेट्स को दे दिया जाए, ठीक है। हो सकता है अंदर अंदर वो चर्चा कर रहे हो, लेकिन इस पैसेज में हमने ये नहीं पढ़ा, ठीक है, नहीं आई इस पैसेज में ये बात। The ministry states that no provision allows the accumulated corpus to be refunded and deposited back to states, ये ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जिसमें ये कहा गया हो कि इकट्ठा हुआ पैसा, जमा किया गया पैसा स्टेट गवर्नमेंट्स को वापस रिफंड किया जा सके, ठीक है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो कि बिल्कुल सही है, हमने पढ़ा भी है। मिनिस्ट्री हैज नॉट क्लैरिफाइड इट्स पोजीशन ऑन दिस इशू, ये मिनिस्ट्री ने अपना कोई भी पक्ष क्लियर नहीं करा है कि हम क्या करना चाह रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है, उनने सीधा इसी का हवाला दिया। दैट मीन्स अगर उन्होंने किसी चीज का हवाला दिया है कि ऐसा कोई कानून नहीं है, नियम नहीं है, तो डेफिनेटली वो नहीं करना चाहते हैं वापस, है ना। आप आनाकानी कब करते हैं, जब आप वो काम नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Which of the following accurately describes the difference between the national pension system and old pension scheme? अब दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है कि एनपीएस जो है मार्केट लिंक्ड है और कंट्रीब्यूशन प्रोडक्ट है, जबकि ओपीएस जो है वो बेनिफिट प्लान है, बेनिफिट पेंशन प्लान है, ठीक है।
यही डिफरेंस है मेन। NPS is market linked defined contribution product while OPS is defined benefit pension scheme। बिल्कुल सही, यही उसकी डेफिनेशन है। NPS guarantees 50% of final salary while OPS does not have a guarantee amount। ये तो हमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं बिल्कुल भी कहीं पे भी, है ना। और जबकि OPS जो है वो बेनिफिट पेंशन स्कीम है, तो उसमें कुछ गारंटी होगी कि आपको इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। बोथ एनपीएस एंड ओपीएस आर मार्केट लिंक्ड, ये तो बिल्कुल गलत है, सिर्फ एनपीएस है मार्केट लिंक्ड। बोथ एनपीएस एंड ओपीएस आर, जहां पे बोथ की बात आ गई तो वो स्टेटमेंट तो गलत ही हो जा रहा है। डिफाइंड बेनिफिट पेंशन स्कीम, ये भी गलत है, ठीक है। तो सी और डी तो बिल्कुल ही गलत है। इसके बाद में बी भी एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि परसेंटेज कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है एनपीएस ना ओपीएस का, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Which of the following is a synonym for reiteration? अब देखो reiteration का मतलब क्या होता है। reiteration का मतलब होता है कि आप किसी चीज को बार बार कह के उसको एकदम उसके ऊपर जोर दे रहे हैं कि हमने पहले भी कहा था और हम फिर ये चीज कह रहे हैं, हम दोबारा ये चीज रिपीट कर रहे हैं। दैट मीन्स आप उसके ऊपर जोर दे रहे हो, है ना। उसके उस वर्ड के ऊपर बहुत या आपने जो भी प्लान दिया है उसके ऊपर आप बहुत ज्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं बार बार उसको रिपीट करके, ठीक है। जैसे मोदी जी हर भाषण में बोलते हैं अच्छे दिन आएंगे अच्छे दिन आएंगे, तो वो उसके ऊपर एम्फसाइज कर रहे हैं, उसको रीइटरेट करके बार बार रिपीट करके क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर जोर दे रहे हैं। एम्फसाइज, एम्फसाइज का मतलब है किसी चीज के ऊपर जोर देना, किसी चीज के ऊपर खासा पॉइंट आउट करना, ठीक है। तो एम्फसाइज हो गया। डिस्करेजमेंट मतलब किसी को निराश कर देना, ठीक है, किसी को डीमोटिवेट कर देना। अट्रैक्शन मतलब होता है किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना, और इंडल्जेंस मतलब होता है कि किसी चीज में किसी काम में इंक्लूड होना, इंडल्ज होना, गुम हो जाना, खो जाना, बिल्कुल इतने ध्यान से आप कर रहे हो आपको पता ही नहीं रहा, ठीक है, आपका इतना इन्वॉल्वमेंट हो गया उसमें। तो रीइटरेशन का सिनोनिम होगा एम्फसाइज, ए। व्हाट इज द एंटोनिम फॉर एक्यूमुलेटेड? एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है। एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना। अगर हिंदी में स्पेलिंग गलत हो तो मैं पहले ही माफी चाहूंगी, ठीक है, आप इग्नोर कर सकते हैं इसको। इकट्ठा करना। अब कोई चीज आपने इकट्ठी करी हुई है, उसका ऑपोजिट क्या आएगा कि बांट देना। इसका ऑपोजिट क्या आएगा, बांटना, ठीक है। चलिए देखते हैं ऑप्शन। डिसिपेटेड, डिसिपेटेड का मतलब होता है कि धीरे धीरे कम करना, ठीक है। डिस्पर्स्ड, डिस्पर्स का मतलब होता है जैसे एक जगह पे सब लोग इकट्ठे हुए थे तो आपने उनको डिस्पर्स कर दिया, यानी कि उनको वापस भेज दिया, आपने उनको अलग अलग कर दिया। जैसे मार्च पास्ट होती है, स्कूल बैंड, स्कूल की मार्च पास्ट इकट्ठी होती है, ठीक है, एक जगह पे एक्यूमुलेट होते हैं, लेकिन फिर बाद में जब खत्म हो जाता है तो सर क्या बोलते हैं, डिस्पर्स, यानी कि अब अपनी अपनी क्लासेस में जाओ। ओके, तो डिस्पर्स मतलब हटा देना, अलग कर देना, अपनी जगह पे वापस भेज देना। कलेक्टेड मतलब भी होता है इकट्ठा करना। अमेस्ड मतलब भी होता है बड़ी ज्यादा क्वांटिटी में एक जगह पे इकट्ठा करना, ठीक है। तो ये दोनों चीजें इकट्ठा हो गई। डिसिपेट का मतलब हो गया कम करना, डिस्पर्स का मतलब हो गया डिसमेंटल कर देना, हटा देना, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। What is the antonym of regressive as used by former RBI governor? अब मैंने आपको पहले ही बताया था रिग्रेसिव का मतलब होता है तरक्की से परे की तरफ जाना, ठीक है, मतलब तरक्की से उल्टा चलना, ठीक है। अब तरक्की से उल्टा यानी कि तरक्की क्या होता है, प्रोग्रेसिव करना, हमें प्रोग्रेस करनी है आगे, वो हमें तरक्की करनी है आगे, ठीक है। तो एंटोनिम क्या होगा, प्रोग्रेसिव। फर्स्ट वर्ड इज प्रोग्रेसिव, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है। अब हम बाकी ऑप्शंस भी, रिपीटेटिव मतलब बार बार रिपीट करना, बार बार रिपीट होने वाली चीज। कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव मतलब होता है रूढ़िवादी, ठीक है। रूढ़िवादी सोच जो होती है ना, रूढ़िवादी विचारधारा होती है, कंजर्वेटिव होते हैं, वो कंजर्वेटिव होता है। ट्रेडिशनल मतलब जो पुराने टाइम से चला रहे हैं, यानी कि हमारा ट्रेडिशनल सेविंग का तरीका क्या है, एफडी और आरडी, ये हमारा ट्रेडिशनल सेविंग का तरीका है, ठीक है। इसके अलावा हमें कुछ पता नहीं है, तो वो हो गया ट्रेडिशनल। ओके, सो ऑप्शन ए प्रोग्रेसिव इज करेक्ट।
Which of the following idioms best describes the situation where the issue of the old pension scheme refuses to die down despite the government's stance against it? बोल रहे हैं कि कोई ऐसी चीज, नीचे कुछ idioms दिए हुए हैं, इनमें से जो ओल्ड पेंशन स्कीम जो खत्म नहीं ना होना चाह रही, कि सरकार तो इसको नहीं लेना चाह रही, सरकार की तरफ से ये इशू खत्म हो चुका है, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम का इशू जो है वो बार बार फिर उठ के वापस आ जाता है। सरकार ने इसको नलीफाई कर दिया पर वो फिर खड़ा हो जाता है, उठ खड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा आइडिया? बाइटिंग द बुलेट। बाइटिंग द बुलेट का मतलब होता है कि कोई ऐसा कठोर फैसला लेना जिसको लेने से आप बड़े लंबे टाइम से या तो बच रहे थे या फिर आप उसको टाल रहे थे। ठीक है, या फिर आप हेजिटेट करते किसी भी तरीके से उसके ऊपर। ठीक है, अब आपको वो कठोर फैसला लेना पड़ेगा। ठीक है, वो होता है बाइटिंग द बुलेट। यानी कि अब आप खुद सोचो, बुलेट को चबाना कितना मुश्किल काम है, आप चबा सकते हैं अपने दांत से? यानी कि बहुत ही कठोर कोई फैसला लेना जो आप लेना नहीं चाह रहे थे। बीटिंग अ डेड हॉर्स। बीटिंग अ डेड हॉर्स का मतलब होता है, देखो एक घोड़ा मर चुका है, आप उसको मार के क्या करेंगे, उसको पीट के क्या करेंगे, कोई फायदा है? वही ये चीज कह रहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम सरकार की तरफ से मर चुकी है, लेकिन ये इशू फिर खड़ा हो जाता है कि इसको फिर मारने लग पड़ते हैं लोग, फिर पीटने लग पड़ते हैं इसको। ठीक है, कि जी मारो मारो मारो, हो सकता है जिंदा हो जाए, हो सकता है चलने लग पड़े, हो सकता है भागने लग पड़े। तो ये तो हो गया बीटिंग दी हॉर्स का मतलब। थ्रोइंग द टाल। थ्रोइंग द टाल का मतलब होता है, ये एक बॉक्सिंग रिंग वाली टर्म है। ठीक है, बॉक्सिंग से इसका ओरिजिनेट हुआ है, बॉक्सिंग रिंग से। इसका मतलब होता है कि जब विद्रोही अपना टावल थ्रो करके रिंग के अंदर ये बता दे कि भाई मैं आपसे नहीं लड़ना चाहता, मैं आपसे नहीं लड़ सकता, आई सरेंडर। ठीक है, उसका मतलब होता है थ्रोइंग द टाल। ओपनिंग अ कैन ऑफ वॉर्म्स, मतलब एक ऐसी परेशानी को हल करने आप गए थे, लेकिन आपने गलती से उसके सिचुएशन इतनी उलझा दी कि अब नई नई उलझने और पैदा होगी, नई नई परेशानियां और आ गई। ठीक है, यानी कि आप कुछ सॉल्व करने गए थे, एक जगह पे आग लगी थी, आपने सोचा ये कैन पड़ा है, इसको खोलो और इसमें से पानी डालो। आग तो बुझी बुझी, बुझी नहीं, उसके अंदर से और तेल निकला और वर्म्स निकले, वो और ज्यादा भड़क भी गई आग भी, और वर्म्स भी फैल गए इधर उधर। ठीक है, तो वो परेशानी क्या होगी, डबल ट्रिपल होगी। वो था ओपनिंग द कैन ऑफ वर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी, beating a dead horse, is correct. Fill in the blanks with most appropriate combination of words. अच्छा, किसी बच्चों ने कमेंट सेक्शन में कमेंट करा था कि हमें फिलर्स वाले क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं। तो देखो बच्चों, बात सीधी सी ये है कि अगर तो देखो आपको ऑप्शंस में जो फिलर है उसमें अगर सपोज करो कोई वर्ब मिसिंग है, ठीक है, और ऑप्शन में आपको एक वर्ब, एक एडजेक्टिव, एक एडवर्ब, अलग अलग टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि वर्ब है और यहाँ पे वर्ब मिसिंग है तो आ जाएगा। लेकिन जब आपको ऑप्शन में सारे ही वर्ब दिए हुए हैं तो आपको अपनी वोकैबुलरी के ऊपर काम करना पड़ेगा, अगर आप अभी भी नहीं कर पा रहे हैं तो। ठीक है, और आपको पता है कि हम हर एक एडिटोरियल की प्रॉपर वोकैब फाइल आपको प्रोवाइड करते हैं पीडीएफ के अंदर में ही। तो आपको अपनी प्रैक्टिस इंप्रूव करनी पड़ेगी बाय यूजिंग दोज वोकैबुलरी वर्ड्स और लर्निंग उनको बाय हार्ट। आपको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें बहुत इजीली हो पाएंगी। ओके, स्टार्ट करते हैं। द यूएन रेफ्यूजी एजेंसी, द यूएनएचसीआर, has come down strongly on UK Prime Minister ऋषि सुनक's plan। देखो ऋषि सुनक ने अभी एक स्टॉप द बोट वाले पोडियम से, डायस से एक अनाउंसमेंट करी थी कि हम जो असाइलम नहीं देंगे जो भी इलीगल माइग्रेंट्स हमारे पास आएंगे उनके लिए। ठीक है, अब इलीगल माइग्रेशन का पर्पस ये होता है, कई दफा होता है कि कोई लोग इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से आए हो, यानी कि उनको अपने देश में अच्छा काम धाम नहीं मिल रहा, वो आपके पास में जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए आए हैं। ठीक है, दूसरा हो सकता है कि उनके देश में पॉलिटिकल हालात खराब है। ठीक है, और उनसे बचने के लिए वो लोग आपके पास आए हैं। ठीक है, तो अगर हम उनको असाइलम नहीं देंगे, असाइलम का मतलब होता है कि उनको सुरक्षा प्रदान नहीं करेंगे, तो वो लोग बेचारे कहाँ जाएंगे, है ना? क्योंकि आपके पास कोई आया मदद मांगने के लिए, अगर आप उसको दरकिनार कर देंगे तो क्या ये ह्यूमन राइट्स का हनन नहीं है?
ठीक है, क्या उस इंसान की जान की इतनी भी कीमत नहीं है कि आप उसको थोड़ा सा उनके देश से बचा सके? तो इसके ऊपर उनके लिए बड़ा ही, सारी दुनिया में उनके लिए बड़ा अगेंस्ट में बोला जा रहा है ऋषि सुनक के। हालांकि यूके के लिए लोग खुश हैं, क्योंकि यूके के लोगों को क्या लग रहा है कि हमारी जॉब्स बच जाएंगी, हम टैक्स पेयर है, हमारा पैसा बच जाएगा, ये लोग तो यहीं पे आके बस जाएंगे फिर। ठीक है, तो ये चीज हो रही है। लेकिन यूएन ने इसका उनकी निंदा करी है कड़े तरीके से। ओके, पास अ न्यू इलीगल माइग्रेशन लॉ, नया लॉ लेकर आ रहे हैं, दैट इफेक्टिवली स्टॉप्स द ग्रांटिंग ऑफ डैश टू माइग्रेंट्स हु रीच द यूके इलीगली। उन माइग्रेंट्स को जो इलीगली यूके में आएंगे उनको हम क्या नहीं देंगे, असाइलम नहीं देंगे। मिस्टर सुनक while standing at a dash marked stop the boats। ठीक है, स्टॉप द बोट्स, जिस पोडियम से, जिस डायस से उन्होंने ये भाषण दिया था, इसकी अनाउंसमेंट करी थी, उसके ऊपर लिखा था स्टॉप द बोट्स। अब स्टॉप द बोट्स जो ये स्लोगन है, इसका बहुत महत्वपूर्ण है ऐतिहासिक तौर पे। इससे पहले ये स्लोगन ऑस्ट्रेलिया में दिया जा चुका है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में ये क्यों दिया गया था, क्योंकि वहां पे भी बहुत ज्यादा इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे थे। ठीक है, और उनका ये कहना था कि ये इलीगल माइग्रेंट्स आके हमारे देश में आके बस जा रहे हैं, हमारी नौकरियां खा जा रहे हैं, हमारा टैक्स पेयर्स का पैसा खा जा रहे हैं। इनको मदद करने के लिए फिर टैक्स पेयर्स का बहुत ज्यादा पैसा जा रहा है, जो कि हमारी गवर्नमेंट हमारे बेनिफिट के लिए यूज कर सकती है। ठीक है, ये फर्स्ट साइन था। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप ने इसी तरीके का स्लोगन यूज किया, बिल्ड दैट वॉर, जिसमें उन्होंने मैक्सिको और यूके के यूएस के बीच में वॉल बनाने की बात कही, जिससे कि मेक्सिको के लोग यहाँ पे ना आ सके। ठीक है, और इलीगली ना आ सके, बिकॉज वही सेम कहानी कि पैसा हमारा यूज हो रहा है, फंड्स हमारे यूज हो रहे हैं, जो कि हमारे लोगों के लिए यूज कर सकते थे हम। इसके अलावा जॉब्स हमारी जा रही है। ठीक है, और अगर कोई देखो इलीगली आया है, अगर उसको जॉब नहीं मिल पाई है, तो डेफिनेटली वो किस तरफ जाएगा, क्राइम की तरफ जाएगा। तो क्राइम रेट्स भी क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ओके, तो ये कुछ कारण थे जिस वजह से ये लोग नहीं चाहते। और ये वही स्टॉप द बोट्स वाला स्लोगन था जो ऋषि सुनक के पोडियम पे लगा हुआ था, जिससे उन्होंने डायस से, जिससे उन्होंने भाषण किया, इसकी उद्घोषणा करी उससे। तो इसीलिए इसका बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए हर एक आर्टिकल में ये स्टॉप द बोट्स वाले को हाईलाइट करके बताया जा रहा है कि उसके ऊपर ये लिखा था। ठीक है, said the government is worried about the numbers of those attempting to travel to UK, कि गवर्नमेंट बहुत चिंतित है क्योंकि जितने लोग यूके आना चाह रहे हैं वो बहुत बढ़ता जा रहा है, एंड अप्लाइंग फॉर असाइलम वाइल ऑन ब्रिटिश सॉइल, और यहाँ पर आकर असाइलम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि मदद के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि हमें मदद की जरूरत है, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, या फिर हमारे पॉलिटिकली, हमारे देश में क्राइसिस चल रहा है, हमें मदद करिए। ठीक है, एट कंसिडरेबल कॉस्ट टू दी डैश, यानी कि बहुत ज्यादा कॉस्ट है जिसकी, किसके ऊपर, सरकार के ऊपर। ठीक है, इंस्टेड, एज होम सेक्रेटरी सुएला ब्रेवरमैन एक्सप्लेन्ड while introducing the bill this week, asylum seeker की जब होम सेक्रेटरी सुएला ब्रेवरमैन, इन्होंने जब इसके बारे में बताने की बात करी, तो उन्होंने बोला कि asylum seekers who try to enter illegally would either be returned, कि जो लोग यहाँ पे इलीगली आने की कोशिश करेंगे उनको या तो हम उन्हीं की कंट्री वापस भेज देंगे, या फिर एक थर्ड कंट्री को दे देंगे, जो कि अभी हम अंदाजा लगा रहे हैं कि रवांडा है, बिकॉज यूके और रवांडा के बीच में कुछ अग्रीमेंट हुआ है ऐसी कुछ फैसिलिटी बनाने के लिए, कि जो भी यहाँ पे इलीगल आएंगे, अगर उनके देश में पॉलिटिकल क्राइसिस होगा तो हम उनको आपके पास भेज देंगे, जब वहां पे हालात ठीक होंगे तब आप उनको वापस भेज देना। ओके, तो इस तरीके का कुछ एग्रीमेंट हुआ। अब रवांडा ने ऐसा क्यों किया होगा, डेफिनेटली उनको भी कुछ बेनिफिट मिल रहा होगा इससे। ठीक है, तो इसलिए रवांडा ने उसको एग्रीमेंट में साइन किया है। दे ऑल्सो फेस अ लाइफ टाइम बैन ऑन सिटीजनशिप, और जो भी लोग ऐसे होंगे उनको कभी भी उम्र भर, जिंदगी भर वहां की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, ना ही यूके में दोबारा एंट्री मिलेगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द यूएनएचसीआर, द लॉ वुड डैश इंटरनेशनल लॉज,
कि इंटरनेशनल लॉज को वायलेट कर रहा है ये लॉ। अगर ये लॉ पास हो गया तो इंटरनेशनल लॉज जो है या इंटरनेशनल कन्वेंशन जो बने हैं रेफ्यूजीज की भलाई के लिए, उनसे परे है ये, ठीक है, उनके खिलाफ है ये। इंक्लूडिंग, और इसमें कौन सा लॉ भी शामिल है, इंक्लूडिंग द 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन दैट ब्रिटेन इज अ सिग्नेटरी टू, ठीक है। और ये उस कन्वेंशन का भी बहिष्कार करता है जो कि 1951 में पास किया गया था रिफ्यूजीज की सहायता के लिए, भलाई के लिए, जिसपे ब्रिटेन ने भी साइन किए हैं। यानी कि ब्रिटेन ने भी ऐसे एक लॉ के ऊपर साइन करे हैं, कन्वेंशन के ऊपर साइन करे हैं, और अगर ये इस लॉ को पास करते हैं तो ये उस लॉ का हनन होगा, ठीक है। To start with, those who flee their homes and countries often do so without proper paperwork. यानी कि जो भी अपने घर से भागते हैं, डेफिनेटली अगर आप अपने घर से भाग रहे हैं तो आप अपनी मम्मी को क्या उठा कर आएंगे, मम्मी मैं घर से भाग रहा हूँ, ठीक है, मेरे पीछे मत आना। पापा को बोलकर आएंगे, पापा मैं घर से भाग रहा हूँ, मेरे पीछे मत आना। ऐसे तो नहीं करते ना। तो आप जिस टाइम भागे, हो सकता है आपके पेपर भी तैयार ना हो, आपकी क्या मजबूरी रही होगी, एक्सपायर्ड सर्कमस्टांसेस रहे होंगे कि आपको वहां से भागना पड़ा, ठीक है। जैसे नीरव मोदी जी यहाँ से चले गए, फिर विजय माल्या जी चले गए, तो वो कोई प्रॉपर पेपर वर्क, खैर उनके तो पासपोर्ट वीजा वगैरह सब बने होंगे, बट उस टाइम तो वो एक हश हश में भागे थे ना कि अब पकड़े जाएंगे, अब भाग लो यहाँ से, ठीक है। तो किसी की कोई भी कंडीशन हो सकती है। रोहिंग्या जब यहाँ पर इंडिया में आए थे तो उनके देश में क्या हालात थे, है ना, वो क्यों आए थे यहाँ पे, मदद के लिए आए थे, असाइलम लेने के लिए आए थे, है ना। तो यही चीजें हैं कि वो हो सकता है उस टाइम प्रॉपर पेपर वर्क करके नहीं आए हो, एज दे आर फोर्स टू लीव टू सेव देयर लाइफ, क्योंकि वो अपनी जान बचाकर भागे थे, ठीक है, उनको मजबूर होना पड़ा था अपनी जान बचा के भागने के लिए। Many of the estimated 45,000 who came to UK on small boats last year would have been economic refugees. ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो 45,000 लोग छोटे छोटे बोट्स में सवार होके छुप के यूके पहुंचे थे, उनमें से वो लोग क्या होंगे, इकोनॉमिक रिफ्यूजीज होंगे। इकोनॉमिक रिफ्यूजीज कौन होते हैं, जो यहाँ पे कमाई करने के लिए आए हुए होते हैं, ठीक है, रादर देन पॉलिटिकल असाइलम सीकर्स, ना कि वो लोग कि जिनके देश में पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है इसलिए वो वहां से बचते हुए आ गए, ठीक है। ऐसे लोग नहीं होंगे, वो ज्यादातर ये लोग होंगे जो यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आए हैं। एंड इट इज प्रॉब्लमैटिक दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट डज नॉट मेक अ डैश बिटवीन द टू। और ये बड़ी ही चिंता की बात है, बड़ा ही गंभीर मसला है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इन दोनों के बीच में कोई भी भेद नहीं कर रही है, ठीक है। यानी कि जो पॉलिटिकल असाइलम सीकर है उनको मदद करने के बजाय, इकोनॉमिक रिफ्यूजीज को भगाने के बजाय वो दोनों को ही हटाना चाह रही है, ठीक है। तो ये था सारा का सारा पैसेज। अब चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। पहला है कि यूएन रेफ्यूजी एजेंसी, जिन्होंने ऋषि सुनक का कंडेम किया है उनको स्ट्रांगली, कि ये अगर ये लॉ पास होता है जिसमें कि ये कहा गया है कि वो इलीगल माइग्रेंट वर्कर्स को क्या नहीं देंगे, यूके में असाइलम नहीं देंगे, ठीक है। शोर का मतलब होता है जैसे हमारे कोस्ट एरिया होता है, वो वहां पे शोर होता है ना कि दो जगहों पे जो पानी को और उसको पानी और उसके बीच का जो जगह होता है, जमीन का मुख्य जगह होती है जहाँ पे पानी और जमीन मिलते हैं, दैट इज शोर, ठीक है। असाइलम होता है कि आप उनकी मदद करना चाह रहे हैं, ठीक है, कि उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं किसी तरीके की, अगर वो अपनी कंट्री छोड़कर आए हैं, तो ये होता है असाइलम। रेट्रोरिक मतलब होता है कि कि आप इस तरीके से कोई बात कह रहे हैं कि आप दूसरे को इम्प्रेस करना चाह रहे हैं। यानी कि सपोज करो कि आप किसी के सामने ये जाहिर करना चाहते हैं कि आप बड़े मॉडर्न हैं, तो आप बोल रहे हैं कि नहीं नहीं हमारे घर में तो बहू घूंघट घूंघट नहीं डालती, बल्कि असल में अगर आपकी बहू घूंघट नहीं डाले तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है, आपको अंदर से वो होता है, हाय अब क्या होगा, ये तो गलत हो रहा है ना। तो वो कि आप सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए वो चीज बोल रहे थे, असल में आपका उस चीज से कोई लेना देना है नहीं, तो होता है रेटोरिक। और डोनेशन तो आपको पता ही है, किसी तरीके का गिफ्ट देना, किसी तरीके का दान करना, डोनेशन। सो यहाँ पे बी ऑप्शन असाइलम इज करेक्ट।
मिस्टर सुनक while standing at a dash marked stop the boats। तो कहाँ खड़े थे, हम सबको पता है स्टॉप द बोट्स का साइन कहाँ लगा था, जो डाइस पे या पोडियम पे वो खड़े थे, जिस पे खड़े होकर वो भाषण दे रहे थे, उस पे लगा था ये स्टॉप द बोट्स वाला सिंबल। ठीक है। एरा, एरा तो होता है कि एक ये पीरियड चल रही है, एक ये एज चल रही है, ये ऐसी सदी चल रही है। ठीक है। कॉकटेल होता है मिक्सचर, बहुत सारी चीजों का मिक्सचर। ठीक है। डायस, डायस इज द करेक्ट आंसर। डायस होता है वो स्टैंड जहां से खड़े होकर आप भाषण दे रहे होते हैं। कन्फ्रंटेशन होता है मतलब कि आपके और किसी के बीच में झगड़ा, लड़ाई, क्लैश। ठीक है, वो होता है कन्फ्रंटेशन। सो ऑप्शन सी डायस इज करेक्ट। स्टैंडिंग एट अ डायस मार्क्ड stop the boat said the government is worried about the number of those attempting to travel to UK and applying for asylum while on British soil at considerable cost to, किसको भरना पड़ रहा है ये, सरकार को। एक्सचेकर, एक्सचेकर मतलब गवर्नमेंट, सरकार, जो कि पैसा जिनके पास होता है, ठीक है, जो पैसा देते हैं, लगाते हैं। ओपनिंग्स, ओपनिंग्स मतलब होते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज बेसिकली। ठीक है। हम बोलते हैं ना कि यहाँ पे एक ओपनिंग है, आप काम कर सकते हैं, दैट इज अपॉर्चुनिटी। इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन मतलब होता है कि इसका इफेक्ट क्या हुआ, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ। ठीक है, तो ये होता है इम्प्लीकेशन। और टाइडिंग का मतलब होता है न्यूज, इंफॉर्मेशन। टाइडिंग का एक और मतलब ये होता है सफाई करना, साफ सुथरा करना। ठीक है। टाइडिंग अप, आई वॉज टाइडिंग अप माई हाउस, आई वॉज टाइडिंग अप द ड्रेस, यानी कि उसको ठीक कर रहे थे, साफ कर रहे थे। तो यहाँ पे एक्सचेकर आएगा, कॉस्ट टू दी एक्सचेकर। किसको भरना पड़ रहा है ये, एक्सचेकर को, यानी कि सरकार को। They also face a lifetime ban on citizenship and re-entry to UK according to UNHCR. The law would dash इंटरनेशनल लॉज। तो लॉ क्या करेगा, वायलेट करेगा इंटरनेशनल लॉज को। ठीक है। अब पहले देखते हैं पार। पार का मतलब होता है कि रिड्यूस करना, कट करना, कम करना। ठीक है, कम करना। रीइटरेट हम बहुत बार पहले, एक और बार पहले भी पढ़ चुके हैं। रीइटरेट का मतलब होता है रिपीट करना, जोर देकर बोलना। ठीक है, रिपीट करना। इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि आप इसको स्टॉप कर रहे हैं। ठीक है, या फिर आप इसको प्रिवेंट कर रहे हैं, बचा रहे हैं, इंटरसेप्ट। और कॉन्ट्रावीन का मतलब होता है, कॉन्ट्रावीन का मतलब होता है ब्रेक या फिर तोड़ना, या फिर डिसोबे करना, या फिर खंडन करना, इन्फ्रिंज करना। ठीक है, तो यहाँ पे लॉ वुड कॉन्ट्रावीन इंटरनेशनल लॉज। ठीक है, कॉन्ट्रावीन का मतलब होता है तोड़ना, है ना, कि वो अपने जो इंटरनेशनल लॉज है उनका खंडन करेगा, उनके विपरीत होगा। तो डी, कॉन्ट्रावीन इज करेक्ट। Many of the estimated 45,000 who came to UK on small boats last year would have been economic refugees rather than political asylum seekers, and it is problematic that the British government does not make a dash between the two। ठीक है, पहला ऑप्शन है टाइज, यानी कि दोनों के बीच में वो कनेक्शन नहीं बना रही है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है स्टेबिलिटी। देखो, पॉलिटिकल असाइलम सीकर और इकोनॉमिक रेफ्यूजीज के बीच में कनेक्शन नहीं बन सकता, क्योंकि एक यहाँ पर आया कमाने के पर्पज से, दूसरा यहाँ पर आया मदद मांगने के पर्पज से। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि पॉलिटिकल असाइलम सीकर के हो सकता है कंट्री में हालात इतने खराब हो कि वो लोग अगर वापस गए तो उनकी मौत निश्चित है। ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक रेफ्यूजीज का ये हो सकता है कि उनको उनके देश में भी नौकरी मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे वो ज्यादा पैसा कमाने के लालच में आ गए, या फिर अच्छा इनकम ग्रोथ देखने के लालच में आ गए। ठीक है, डिस्टिंक्शन यानी कि भेद करना। ठीक है, तो वो इन दोनों के बीच में भेद नहीं कर पा रहे। और सर्वेलेंस, सर्वेलेंस का मतलब होता है नजर रखना, ऑब्जर्व करना। ठीक है, सर्वेलेंस। तो यहाँ पे ऑप्शन सी, डिस्टिंक्शन इज करेक्ट। His assistants have and are still doing excellent work for the organization। कि उसके असिस्टेंट्स ने किया और अभी भी कर रहे हैं। तो हैव डन, हैव
अकेला नहीं आएगा, हैव के साथ में डन आएगा कि उन्होंने पहले भी ये काम किया, अच्छा काम किया, और अभी भी वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, तो हैव डन ऑप्शन ए में एरर है। दे वर हैविंग अ बर्थडे पार्टी एट होम नेक्स्ट वीक। वर हैविंग के पास्ट कंटिन्यूस में आ गया, ठीक है, और नेक्स्ट वीक जहां पे जिक्र हो गया तो ये फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे या तो आएगा विल हैव, दे विल हैव, कि वो फ्यूचर में ऑर्गेनाइज करेंगे बर्थडे पार्टी अगले हफ्ते, यानी कि अगले हफ्ते हो गया फ्यूचर की बात, और वो ऑर्गेनाइज करेंगे, विल हैव। और दूसरा हो सकता है दे आर हैविंग, कि उन्होंने रखी हुई है पार्टी, कब रखी है, अगले हफ्ते। ठीक है, दे आर हैविंग, तो ये दोनों ही करेक्ट है, वर हैविंग नहीं आएगा। सो ए में करेक्शन रिक्वायर्ड है। द फर्स्ट टास्क इज प्रोवाइडेड sufficient arable land to the dispossessed farmers. The first task is to provide। ठीक है, प्रोवाइडेड यानी कि हमने कर दिया, जबकि हमने करा नहीं है, हमें करना है कि हमारा पहला टास्क ये है कि हम वो फार्मर जिनके पास जमीन जगह जायदाद नहीं है उनको उपजाऊ कमाई योग्य जमीन प्रदान करें, यह पहला टास्क है। तो फर्स्ट टास्क इज टू प्रोवाइड। ठीक है, पैरा जंबल, टू स्ट्रेंथन in the wake of Federal Reserve's latest jumbo 75% basis points interest rate increase and the US। अब ये आधा सा सेंटेंस है, टू स्ट्रेंथन, ये बोल रहे हैं कि ये कुछ कार्य किया गया, वो क्यों किया गया कि फेडरल रिजर्व का जो 75 बेसिस पॉइंट्स का इंक्रीज करा है इंटरेस्ट रेट में, उसको मजबूत करने के लिए। ठीक है, the US सेंट्रल बैंक्स अनइक्विवोकल मैसेज, कि यूएस सेंट्रल बैंक का जो एक मैसेज है जो उनने बोल के नहीं पर इशारों से समझ में आ रहा है। ठीक है, द रूपी इज येट अगेन फेसिंग रिन्यूड प्रेशर अलोंग विद द मेजर पेयर्स एज द डॉलर कंटिन्यूज दैट इट रिमेन्स स्क्वायरली फोकस्ड ऑन टेमिंग इन्फ्लेशन। अब द रूपी को मतलब द रूपी से स्टार्ट किया गया है कि पैसे को और ज्यादा प्रेशर, नया प्रेशर झेलना पड़ रहा है, और उसके जो पीयर्स यानी कि उसके जो समकक्ष हैं, रुपए के जो समकक्ष हैं, उनको भी, क्योंकि डॉलर कंटिन्यू कर रहा है, क्या कंटिन्यू कर रहा है, एज डॉलर कंटिन्यूज टू स्ट्रेंथन, डॉलर मजबूत हो रहा है। क्यों मजबूत हो रहा है, क्योंकि फेडरल रिजर्व ने लेटेस्ट जो 75 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज रेट कर दिया है, उसकी वजह से डॉलर मजबूत हो रहा है, जिस वजह से क्या हुआ, इंक्रीज। और जो यूएस सेंट्रल बैंक का ये अनइक्विवोकल मैसेज था, यानी कि गैर जुबानी उनका मैसेज था कि वो लोग पूरा का पूरा फोकस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में लगा रहे हैं। ठीक है, तो हम समझ पा रहे हैं कि पहला स्टेटमेंट आएगा आर, उसके बाद आएगा पी, उसके बाद आएगा क्यू, उसके बाद आएगा एस। आर पी एस क्यू, ये तो नहीं, आर पी क्यू एस, आर पी क्यू एस यानी कि ऑप्शन आर पी क्यू एस, सॉरी पी आर क्यू एस है, आर पी क्यू एस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। द गवर्नमेंट विल रिलीज अ न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इन द कमिंग वीक। गवर्नमेंट एक नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लेकर आएगी अगले हफ्ते। ठीक है, रेन इन रनवे इंपोर्ट बिल, कि रनवे इंपोर्ट बिल में बढ़ोतरी हो, रेन हो मतलब बढ़ोतरी होना। ठीक है, ये बारिश वाला रेन नहीं है। Goods and services exports as well as that could include measure to help push up। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो ये हो गया कि गवर्नमेंट एक नया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बिल लेकर आने वाली है, जिसकी वजह से क्या होगा, दैट कुड इंक्लूड मेजर टू हेल्प पुश अप, कि उसमें ऐसे ऐसे प्रावधान होंगे जिनकी वजह से पुशअप मिलेगा, किसको, गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट्स एज वेल एज, गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्ट्स को मिलेगा, एज वेल एज रेन इन रनवे इंपोर्ट बिल, की रनवे इंपोर्ट बिल में भी बढ़ोतरी होगी। तो पहला स्टेटमेंट हो गया पी, उसके बाद हो गया पी से स्टार्ट है तो ये क्यू वाला तो एलिमिनेट हो गया, उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट हो गया एस, तो एस इन दोनों में है तो आर वाला एलिमिनेट हो गया। इसके बाद में थर्ड स्टेटमेंट होगा
R and then Q. PSRQ, option B is correct. And a readiness to escalate the conflict in response to setbacks, कि बहुत तत्परता है उनकी कि उनको जो भी हार का सामना करना पड़ा उसके बदले में वो इस युद्ध को और तेज कर देंगे, तीव्र कर देंगे, बढ़ा देंगे। एस्केलेट करना मतलब तीव्र करना, बढ़ाना, उसकी क्षमता और बढ़ा देना। His original plan was to meet his military objectives through a limited war. उनका जो इनिशियल प्लान था, पहला प्लान उनका ये था कि हम छोटा सा ही, हमें पूरी फोर्स की जरूरत नहीं है, हमारे 10-12 हजार लोग जाएंगे और वहां पे जाके बस वॉर खत्म कर कर आ जाएंगे। Russian President Vladimir Putin's announcement of a partial troop mobilization marks an acknowledgement. रशियन प्रेसिडेंट जो है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने अनाउंसमेंट करा कि अपनी सेना की कुछ टुकड़ियों को वो मोबिलाइज कर रहे हैं, यानी कि इकट्ठा कर रहे हैं। कहाँ पे? यूक्रेन वॉर के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। वो किस तरफ इशारा करता है? वो इस बात को एक्नॉलेज करता है, इस बात को एक्सेप्ट करता है कि ऑफ द लिमिट्स ऑफ अ स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन इन यूक्रेन, कि उनका जो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है यूक्रेन में, उसकी कुछ लिमिट्स हैं। ठीक है, यानी कि जो उनका पहला नजरिया था कि छोटे से युद्ध की जरूरत है, इतने बड़े स्तर पर मुझे अपनी फौज को मोबिलाइज करने की जरूरत नहीं है, वो उनका गलत हो चुका है अब डिसीजन, क्योंकि अब उनको फिर से फौज मोबिलाइज करनी पड़ रही है। He had mobilized more than 1,50,000 troops and ordered a sharp thrust into Ukraine. उन्होंने 1,50,000 सैनिकों की टुकड़ी को इकट्ठा होने के लिए कहा है, और उन्होंने कहा है कि एकदम तीव्र गति से, एकदम बहुत भारी आक्रमण से आप यूक्रेन में घुसाओ। और ये नहीं है कि जैसे ये रशिया का बॉर्डर यहाँ पे लगता है यूक्रेन से, तो आप यहीं से अटैक करो, यहाँ से भी करो, यहाँ से भी करो, यहाँ से भी, जहां से आपको मौका मिल रहा है आप वहां से अटैक करो, यानी कि चौतरफा अटैक करो। और कब कहा ये? 24 फरवरी को उन्होंने कहा। But this plan did not quite work as Ukrainian forces, backed militarily and economically by US and Europe, slowed down the enemy's advances. पर उनका ये प्लान काम नहीं करा। कौन सा प्लान? जो उनका ओरिजिनल प्लान था कि वो थोड़ी सी सेना के साथ में आक्रमण करेंगे, छोटा सा वॉर होगा, तो ये काम नहीं करा, क्योंकि यूक्रेनियन फोर्सेस के पीछे किनका हाथ है? उनके पीछे यूएस और यूरोप के देशों की मिलिट्री का हाथ है, जिसकी वजह से जो एनिमी की एडवांसेस, यानी कि रशिया की जो उनके अंदर बढ़त थी, वो थोड़ी धीमी हो गई है। ठीक है, और एंड मेड द इन्वेजन कॉस्टली फॉर रशियंस। और जो रशियन ने जहां जहां पे भी उनकी जमीनें हथिया ली, जहां जहां पे इन्वेजन कर लिया, वो उनके लिए बड़ा भारी पड़ा, रशियंस के लिए भी बड़ा भारी पड़ा। ये नहीं कि मतलब सिर्फ यूक्रेन का नुकसान हुआ, रशिया का भी बराबर नुकसान हुआ है, और हो सकता है ज्यादा ही हुआ। ठीक है, तो अब देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट तो अपनी आ गई, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने दोबारा मोबिलाइज करने के लिए कहा। ठीक है, ये होगी फर्स्ट स्टेटमेंट। ओके, तो अब हम देखते हैं, आर है फर्स्ट स्टेटमेंट, तो इसमें आर है, इसमें पी है, तो बी तो ऑप्शन गया, बिल्कुल ही एलिमिनेट हो गया। सी और डी दोनों रहेंगे। इसके बाद में इनका कहना है कि उनने स्पेशल मिलिट्री फोर्सेस की जो लिमिटेशंस है उसकी तरफ भी इशारा कर दिया, और ये भी इशारा कर दिया कि रशिया को हार के बाद में और तत्परता होगी इस युद्ध को बढ़ाने की। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट हो गया पी, आर पी। अब आर पी ए में है और आर पी डी में है, यानी कि सी एलिमिनेट हो गया, इसमें आर क्यू है, एलिमिनेट हो गया। इसके बाद में वो कहते हैं कि इनका जो ओरिजिनल प्लान था, ठीक है, क्यू वाला, वो थोड़ा सा वॉर करने का, छोटा सा वॉर करने का था, थोड़ी सी सेना के साथ में, लेकिन वो क्या हुआ, और फिर उन्हें क्या किया कि ही हैड मोबिलाइज्ड 15,000 सैनिकों को उन्हें मोबिलाइज कर दिया। ओके, क्यों 1,50,000 सैनिकों को मोबिलाइज कर दिया? क्यों किया? क्योंकि उनका प्लान जो है वो काम नहीं करा, और काम नहीं करा क्योंकि यूएस और यूरोप की मिलिट्री फोर्सेस का हाथ था यूक्रेन के पीछे।
ठीक है, यूक्रेन की फोर्सेस को उन्होंने सपोर्ट करा और जिस वजह से रशिया को बहुत भारी नुकसान हुआ। ठीक है, तो RPQST, RPQST, ऑप्शन डी इज करेक्ट। The decision by the Insurgent Nationalist Socialist Council of Nagaland, ठीक है, इशक मोबहा फैक्शन, ये क्या है? ये एक वहां का इंसर्जेंट ग्रुप है। इंसर्जेंट होता है उग्रवादी, आतंकी, ठीक है, असामाजिक। तो ऐसा एक वहां का ग्रुप है जो वहां पे काफी ज्यादा इंसर्जेंट ऑपरेशंस करता है, यानी कि काफी ज्यादा उग्रवाद फैलाता है, काफी ज्यादा गोलीबारी, बमबारी, ठीक है, मतलब लॉ एंड ऑर्डर को निस्तो नाबूद करने की कोशिश करता है। टू री एंगेज इन टॉक्स विद, कि ये जो डिसीजन था नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड का, कि वो दोबारा बातचीत करें किसके साथ में? विद द यूनियन गवर्नमेंट, कंडीशनली ऑन द बेसिस ऑफ द फ्रेमवर्क अग्रीमेंट साइंड इन अगस्त 2015 is welcome one. This breaks a deadlock that has persisted in talks since October 2019, which was set as a deadline for the peace accord. कि उन्होंने यूनियन गवर्नमेंट के साथ बातचीत करने के लिए हामी भर दी, लेकिन एक शर्त पे कि जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हुआ था 2015 में, हम बातचीत उसके आगे ही बढ़ाएंगे। ठीक है, और इसको सरकार ने भी इसका स्वागत करा। क्यों? क्योंकि 2019 अक्टूबर में जो उनकी लास्ट टाइम बातचीत हुई थी, उसमें ऐसा लगा कि अब ये शांति वार्ता खत्म हो गई, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कोई हल नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो ये जिस ऑर्डर में बताया गया है उसी ऑर्डर में ये सारा का सारा चल रहा है। यानी कि सबसे पहले पी स्टेटमेंट आएगा, उसके बाद में क्यू आएगा, फिर आर आएगा एंड देन एस। PQRS, ऑप्शन बी इज करेक्ट। As a salutary norm, the Supreme Court has laid, यानी कि एकदम बहुत बढ़िया सैलिटरी मतलब सलामी देने वाला उनका एक नॉर्म सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट हैज लेड डाउन दैट द डेथ पेनल्टी कैन बी इम्पोज्ड ओनली इन द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस, कि जो डेथ पेनल्टी है वो हम सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ही देंगे। ठीक है, सेंटेंसिंग आफ्टर कन्विक्शन इज अ नॉटी प्रॉब्लम इन केसेस रिलेटेड टू कैपिटल ऑफेंसेस, कि मुजरिम का इल्जाम तो हो गया साबित, ठीक है, हो गया कि हाँ यही कल्प्रिट है, ये साबित हो गया, सारे सबूत गवाह सब मिल गए, सब कुछ हो गया, लेकिन अब इसके बाद इसको सजा क्या दी जाए? ठीक है, ये बहुत बड़ा एक अपने आप में पेचीदा सवाल है, बड़ी ही नॉटी प्रॉब्लम है। नॉटी मतलब गांठों वाली, उलझनों वाली, ये वो शैतानी वाला नॉटी नहीं है, नॉटी यानी कि उलझनों भरी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि अगर कैपिटल ऑफेंसेस हैं, यानी कि कुछ जघन्य अपराध हैं, तो उसमें सजा हम ऐसी नहीं दे सकते ना कि समाज में उसका कोई वही ना पड़े, इम्पैक्ट ना पड़े, दूसरा बंदा कोई करने से डरे ही ना। ठीक है, subsequent judgments have sought to buttress this principle by holding that the gruesome nature of the offense may not be sole criterion to decide what brings it under the rarest of rare category. बोल रहे हैं कि कई सारे ऐसे subsequent judgments आई हैं जिनमें ये पता चला कि कितना जघन्य अपराध है। ठीक है, सिर्फ ये एक तरीका नहीं हो सकता जानने का कि ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर में आता है या नहीं। ठीक है, यानी कि सीधा सा मतलब ये हुआ कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आने के लिए उसको जघन्य, सिर्फ जघन्य होना ही नहीं कर पड़ेगा, समाज के ऊपर उसका क्या असर पड़ रहा है, हम रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं, कौन से केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस कहेंगे। ठीक है, तो ये आइडेंटिफिकेशन मुश्किल है। ट्रायल जजेस आर कॉल्ड अपॉन टू मेक अ डिसीजन ऑन वेदर only a death sentence will meet the end of justice or a life term will be enough. बोल रहे हैं कि ट्रायल जजेस को बुलाया गया ये डिसीजन लेने के लिए कि क्या सिर्फ सजाए मौत जस्टिस करने का आखिरी तरीका है,
या फिर सजा, उम्र भर की सजा भी काफी है, यानी कि उनको उम्र भर जेल में रहना पड़ेगा, होता है ना, जब तक उम्र भर तक आपको जेल में रहना पड़ेगा, क्या वो सजा भी काफी है ऐसे कैपिटल पनिशमेंट्स के लिए, ठीक है, कैपिटल ऑफेंसेस के लिए। तो अब देखो, सबसे पहला होता है कि सेंटेंसिंग आफ्टर कन्विक्शन, बहुत नॉटी प्रोसेस है, ठीक है, क्योंकि कैपिटल ऑफेंसेस के मामले में काफी पेचीदा है ये, ठीक। क्यू आ गया पहला स्टेटमेंट, तो ए और सी में है क्यू, बी और डी तो एलिमिनेट हो गए, ओके। इसके बाद में आता है कि ट्रायल जजेस को बुलाया गया ये जानने के लिए कि क्या डेथ ही एकमात्र तरीका है जस्टिस करने का, लाइफ टर्म इम्प्रिजनमेंट नहीं हो सकता, ठीक है, एस हो गया उसके बाद में, तो दोनों में क्यू एस आ रहा है। इसके बाद में हम चलेंगे कि एक सैल्यूटरी नॉर्म आया सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें उन्होंने कहा कि डेथ पेनल्टी जो है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे डेथ सेंटेंस और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात की गई, फिर उसमें उनको बता दिया आगे कि डेथ सेंटेंस जो है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में दिया जाता है, ठीक है, तो पी आ गया। पर दूसरा सवाल ये खड़ा हो गया कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस का क्राइटेरिया क्या होगा, ठीक है, तो आर जो है थर्ड होएगा, यानी कि क्यू एस पी आर, क्यू एस पी आर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Select the option that can be used as one word substitute for the given group of words, ठीक है, कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट लेकर आना है। सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं जो वर्ड्स दिए हुए हैं। एपिसोड, एपिसोड का मतलब होता है सीरियल्स देखते हो आप, उसमें एक स्टोरी को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया होता है, तो एक एपिसोड जो है वो एक पार्ट ऑफ स्टोरी होगा, ठीक है। शोविनिज्म, शोविनिज्म होता है पुरुष प्रधान सोच, ठीक है, ये विचारधारा कि पुरुष जो है वही प्रधान है, वही सुप्रीम है, वो औरतों से कंपैरिजन में ज्यादा ऊंचे हैं, वो होता है शोविनिज्म। मोनोलॉग, कार्तिक आर्यन का मोनोलॉग बहुत फेमस है दोनों ही प्यार का पंचनामा मूवीज में, है ना। मोनोलॉग क्या होता है, एक सिंगल बहुत लंबा भारी भरकम डायलॉग, है ना, कि उसका ही इतना बड़ा मोनोलॉग था, 7 मिनट का 8 मिनट का, उसी का डायलॉग था एक, वो हो गया मोनोलॉग। अपोस्टेट का मतलब होता है कि अपोस्टेट होता है कि ऐसा व्यक्ति जो अपने धर्म के विपरीत जाता हो, ठीक है, अपने धर्म का खंडन करता हो, अपने धर्म के खिलाफ चला गया हो, ठीक है, वो होता है अपोस्टेट। तो वर्ड सेंटेंस है फैनाटिकल पेट्रियोटिज्म इंडिकेटिंग अ बिलीव इन द सुपीरियरिटी ऑफ मेन और ओवर वुमेन। ये वही शोविनिज्म वाली सोच आ गई कि पुरुष जो है वो प्रधान है, ठीक है, पुरुष जो है वो औरतों के कंपैरिजन में ज्यादा उच्च है, ठीक है, ज्यादा ऊंचे कोटि के हैं, तो ये हो गया शोविनिज्म। सेम वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। पैरेबल का मतलब होता है कि कोई धार्मिक सत्य बताना, ठीक है, कि हमारे धर्म ग्रंथों में ये चीज लिखी गई है जो आपको अभी तक बताई जा रही थी वो गलत है, ठीक है। जैसे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि गौ माता में 84 करोड़ देवी देवता हैं, ठीक है, लेकिन काफी टाइम पहले तक, अब कुछ सालों से हमें सुनने में ये चीज आ रही है, जो ग्रंथ ज्ञानी थे उनके पास तो ये नॉलेज पहले ही था, लेकिन आम लोगों को ये चीज नहीं पता था, वो 33 करोड़ देवी देवता ही समझते थे, लेकिन अब समझ में आता है 33 कोट देवी देवता है, यानी कि वो ग्रुप कैटेगरी है देवी देवताओं की, 33 या 84 जो भी जितना अमाउंट नंबर है वो कोट है, करोड़ नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक धार्मिक हमारे सत्य हो गया, जो पहले हम कुछ गलत समझ रहे थे, गलत इंटरप्रेट हुआ था, वो अब सत्य अब सामने आया, ठीक है। पायस मतलब होता है बहुत ही गंभीर, कट्टर, एकदम रिलीजियस, ठीक है। एक्सप्लिकेबल मतलब होता है कोई चीज जो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, कोई चीज हम जो समझा सकते हैं। यूसर्पर होता है कि जो बड़े गलत या इलीगल तरीके से दूसरे के पास में आ गया हो, ठीक है, कि आपने उसकी जगह इलीगल तरीके से हड़प ली,
आपने उसकी जगह जो है, आपने उसकी पोजीशन है, उसका पोस्ट है, कुछ भी है, वो इलीगल या गलत तरीके से हड़प लिया। होता है ना, ऑफिस पॉलिटिक्स करते हैं, और आपने सीनियर के कान भड़का दिए, और उसका प्रमोशन होने वाला था लेकिन आपने उसके कान भर दिए, अब आपका प्रमोशन हो गया, उसका नहीं हो, तो क्या हो गया, यूसर्पर। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट है वो है टू एक्सप्लेन अ स्पिरिचुअल ट्रूथ। तो स्पिरिचुअल ट्रूथ हमने पढ़ा क्या होता है, पैरेबल होता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। पीडीएफ और ऑडियो आपको दोनों ही टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल का अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आपको ऑलरेडी, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। प्ले स्टोर से आप ऐप भी हमारे डाउनलोड कर सकते हैं, काफी यूजर फ्रेंडली ऐप है, और आप कहीं भी बैठे हो, कहीं भी आ जा रहे हो, अपने मोबाइल के कन्वीनियंस पे आप अपना स्टडी मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।